हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान को एक वेट ड्रीम आता है जिसके कारण वो रात को लगभग 2 बजे उठ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ईवो अपनी स्टडी में था, अपने उन सारे थॉट्स के साथ स्ट्रगल करता हुआ। जो कुछ भी आज दिन में हुआ, जो कुछ भी बीते कुछ दिनों में हुआ और जो कुछ भी आगे होने वाला है, वही सारे ख्यालात उसके दिमाग में चल रहे थे। और ऊपर से उस रूम में जो इतनी सारी यादें हैं जो कौन कौन कर इस वक्त ईवो का दिमाग खराब कर रही थी, उन सब से दूर हटने के लिए इस वक्त अपनी स्टडी में था और बहुत लंबा समय वहाँ गुजारता है। लेकिन जब वो रूम में आता है तो उसे मिलता है कि सान इस वक्त रात को 3 बजे शावर लेकर आया था। अब दोनों उस रूम के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए थे, एक दूसरे से सवाल पूछते हुए कि आखिर चल क्या रहा है। अब उसके आगे उस धीमी सी रोशनी के अंदर, उन भीगे हुए बालों में और उस रेडिएंट स्किन में, उन चमकती हुई आंखों में और उससे भी ज़्यादा ग्लॉसी लिप्स के साथ वीन इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वांगजी के अंदर टेम्पटेशन बढ़ रही थी। उसका गला सूख गया था और वो बस एक टक सान की तरफ देखे ही चले जा रहा था, तब तक जब तक कि सान ने दोबारा ईबो का नाम नहीं पुकारा। और इस बार सान ने थोड़ी सी तेज आवाज़ का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो बहुत देर से ईबो को पुकार रहा था पर ईबो कोई जवाब नहीं दे रहा था। सान ने कहा, गा आपको हुआ क्या है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? ये कहते हुए विंग ने अपने बालों को अपने कान के पीछे टक किया और विंग की वो डेलिकेट नेक एक बार फिर से ईबो की आंखों के सामने थी। ईबो को वो दिन याद आ गया जैसे ही वो किस करते करते सान की नेक पर पहुंच गया था। और सान ने ईबो नहीं सोचना चाहता, इसीलिए उसने कहा कुछ नहीं, वो बस मैं अपनी स्टडी में काम कर रहा था तो थोड़ा बिजी था। कल के लिए मेल सेंड करना था मुझे। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतने बजे शावर क्यों लिया तुमने? जैसे ही ईबो ने सवाल पूछा एक बार फिर से सान की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। क्यों लिया शावर? क्या कर रहे थे? सान नहीं बात करना चाहता इस बारे में, बिल्कुल भी नहीं। उसे वही सारी इमेजेस और वो फ्लैशेस आने लगे और ऊपर से वो आवाज़ बहुत इरोटिक थी, इतनी इरोटिक कि सान को भी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। और ऊपर से इतनी रात में इस रूम के अंदर ईबो को इस तरीके से देखना और फिर उस बेड को सान नहीं सोचना चाहता, इसलिए उसने बात को रफा दफा करते हुए कहा, कुछ नहीं कहा, वो एक्चुअली बहुत गर्मी लग रही थी ना और मैं बस इसीलिए शावर लेने गया था। वो सब छोड़ो, आई थिंक हमें सोना चाहिए, है ना? चलते हैं। ये कहते हुए वो ईबो का हाथ पकड़कर उस बेड की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन सरप्राइज तो अब मिलना था। बेड पे मैसी हो रखा था और ऐसे बेड को देखकर एकदम से पूरी तरीके से इंसान का पूरी बॉडी फिर से स्टिफ हो गई। उसने ईबो का हाथ छोड़ा और वो बेड की तरफ भागा उस बेड को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी में बाथरूम चला तो गया था उस बेड को ऐसा छोड़कर, पर उसे क्या पता था ईबो इस मौके पर आ जाएगा। क्योंकि उस ड्रीम को देखते के दौरान सान कुछ ज़्यादा ही अनकंट्रोल्ड हो गया था और वो पूरे बेड को मैसी कर चुका था, इधर से उधर टॉस एंड टर्न्स करते हुए, कभी बेडशीट को क्रश करते हुए तो कभी पिलो से लड़ते हुए। ईबो ने भी सान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम पूरे बेड के ऊपर सोए थे? आई मीन टू से तुमने मेरी साइड को भी इस तरह क्रम्बल कर दिया? अगर तुम बेड पर कर क्या रहे थे? ये कहते हुए वो सान को देखने लगा और वही सान पूरे स्पीड के साथ बेड को कवर करने की कोशिश कर रहा था, बेडशीट को सीधा करने की कोशिश कर रहा था और ब्लैंकेट को भी ईबो के साइड में बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और स्पीड में जवाब भी दे रहा था। कुछ नहीं कहा, वो एक्चुअली मैं बहुत थका हुआ था ना तो बस टॉस एंड टर्न्स कर रहा था, बाकी कुछ नहीं है। और दूसरी बात, सान के सोने की आदत को सान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो इस तरीके से सोता है जैसे कोई ऑक्टोपस सोता हो। वो तो ईबो ने थोड़ा सान को रेस्ट्रेन कर रखा था इसीलिए। और ऊपर से वो लोग ज़्यादा टाइम तक सोए भी नहीं हैं बेड पर, 1 या 2 बार ही सोए हैं और उसके बाद सान की बॉल पार्टी आ गई। उसके बाद ईबो न जाने कौन सी ट्रिप पर चला गया और आज के दिन फिर ईजान अकेला था बेड के ऊपर। फिर क्या था, पूरे बेड पर उसका राज था और वो फिर से एक बार ऑक्टोपस की तरह इधर से उधर टॉस एंड टर्न्स करने लगा। और उस पर से वो ड्रीम जिसने सान का दिमाग खराब कर दिया। इसीलिए फाइनली वो बहुत अच्छे बच्चे की तरह अपनी साइड पर आकर लेट गया। उसने कहा, गा चिंता मत कीजिए, अब ये बेड खराब नहीं होगा, मैंने आपकी साइड बिल्कुल ठीक कर दी है, जल्दी से आकर लेट जाइए, टाइम बहुत हो रहा है, फिर हम लोगों को सुबह अपने काम पर भी तो निकलना है। ये कहते हुए वो चहकने लगा। ईबो ने कहा, हाँ मैं आता हूँ, मैं एक्चुअली। ये कहते हुए वो फिर से अटकने लगा क्योंकि वो बेड ईबो को फिर से वही से कुछ याद आ रहा था। सान ने कहा, आगे हुआ क्या है? आप इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको सुना नहीं है? गा 3 बज रहे हैं घड़ी में। ये कहते हुए उसने घड़ी की तरफ इशारा किया। ईबो ने कहा, मुझे स्टडी में काम है, मैं जा रहा हूँ, तो तुम सो जाओ। ये कहते हुए ईबो जाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल सान ने ईबो का हाथ पकड़ लिया। वो बेड से कब कूद आया और कब ईबो के पास पहुंचा इस बात का एहसास ईबो को भी नहीं हुआ, लेकिन एकदम से सान उसके सामने था और बहुत करीब था। सान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ हुआ है? ईबो एकदम से शांत हो गया। उसने कहा, मतलब? सान ने कहा, आप अवॉइड कर रहे हैं मुझे, बेड को, रूम को, आई मीन सब कुछ ठीक तो है ना? ईबो ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, जाओ सो जाओ और बालों को सुखा लो वरना सुबह तक कफ हो जाएगा। ये कहते हुए उसके बालों से खेलने लगा। सान ने कहा, गा मैं बालों को सुखा लूँगा, पर क्या आप अब भी नाराज़ हैं? आई मीन उससे कुछ भी सेट पर हुआ उसके लिए? अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई स्वेयर मैं कल ध्यान रखूँगा, मैं बिल्कुल भी कार्डन को नहीं छूँगा। और बस ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हो, मैं और वो। पर इससे पहले सान कोई और एक्सप्लेनेशन देता, ईबो ने तुरंत सान के लिप्स पर हाथ रखते हुए कहा,
ऐसा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं सोच रहा। ओके, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, तो ईबो की आंखों में सच में ट्रस्ट नजर आ रहा था। जान ने स्माइल दी और फिर कहा, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं सोच रहे तो, और अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। जो भी काम है आप कल कीजिएगा। कल से आप ऑफिस जा रहे हैं, तब जाकर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सोना है। चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो जान ने बिना किसी मौके दिए हुए फाइनली ईबो को बेड पर ले आया था और ईबो भी समझ गया था कि जान उसे जाने नहीं देगा, इसीलिए उसे जान के साथ वहाँ लेटना ही होगा। और मनाते मनाते लेट भी गया था। बस फर्क इतना था कि दोनों अपनी अपनी जगह पर लेटे हुए थे, बिना दोनों के एक दूसरे को टच किए हुए, बिना एक दूसरे की तरफ देखे हुए, बिल्कुल स्टिफ बॉडी के साथ। जान अपने उस ख्यालों की वजह से और ईबो उस रात की वजह से। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही लेटे रहते हैं, फिर टॉस एंड टर्न्स करते हैं, फिर अपने ख्यालों में फिर से डूब जाते हैं, लेकिन अंत तक भी उन्हें आधे घंटे बाद भी नींद नहीं आती और एक बार फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जान ने कहा, क्या हुआ गा, नींद नहीं आ रही? ईबो ने कहा जान ने कहा तो ईबो ने कहा, अब क्या? घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, जान सो जाओ। ठीक है, तो उसने जान की आंखों पर अपना हाथ रख दिया और जान ने उस हाथ को पकड़ते हुए कहा, सो तो जाऊंगा पर आपकी एम्बुलेंस के बिना मुझे नींद नहीं आएगी का? क्या मैं? ठीक है, तो जान इजाज़त लेने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने खुद ही अपनी बात को जैसे इनकार करते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं का, आप सो जाइए, मैं इस तरफ मुंह करके सो जाऊंगा। ओके, ठीक है, तो जान ने अपने आप को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर लिया और ये बहुत कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी सोचा यही ठीक रहेगा, इसलिए उसने भी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और फाइनली दोनों न जाने कितनी देर बाद सो ही गए थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग थी। अगला दिन सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर जान जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और ईबो सिर्फ उसे देख रहा था और इतने बीच में वो 2-3 बार टोक भी चुका था, जान धीरे, पर जान को तो जैसे होश ही नहीं था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द सेट पर पहुंचना था। जान ने कहा, हाँ कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना मैं लेट हो रहा हूँ, फ्रेंडशिप मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे 10 बजे तक वहाँ सेट पर पहुंचना है। ईबो ने कहा, पर 10 बजे में भी टाइम है जान, जरा धीरे खाओगे वरना तुम अटक जाओगे। जान ने कहा, हाँ। ये कहते हुए जूस पीने लगा, लेकिन जैसा ईबो ने कहा था वैसा ही हुआ। अगले ही पल जान अटक चुका था और वो कफ करने लगा। उसने कहा, आई एम सॉरी का। ठीक है, तो वो जोर से खांसने लगा, इतने जोर से कि उसका पूरा फेस रेड हो गया था। ईबो ने कहा, तुम भी? ठीक है, तो वो अपनी टेबल से उठा और जान को बैक पर रब करने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही करने के बाद फाइनली जान काम डाउन हो गया था। जान ने कहा, अब मैं ठीक हूँ, हाँ ओके हूँ। ईबो ने कहा, सच में तुम बच्चे हो, एक सिर्फ बातें ही बड़ी बड़ी करना जानते हो, काम तुमसे एक नहीं होता। ठीक है, तो वो डांटता हुआ फाइनली अपनी चेयर पर बैठ गया था। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा नहीं है गा, मैं बड़ा हो चुका हूँ। ठीक है, तो वो फिर से खाने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, वैसे कहा क्या आप आज भी आएंगे? ये कहते हुए वो अपने मुंह में डोनट रखकर ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कुछ देर तक जान को देखा, उसका वो पूरा फेस इस वक्त किसी बने की तरह लग रहा था और वो खा भी कुछ ऐसे ही रहा था। ईबो ने तुरंत अपना ध्यान हटाते हुए कहा, देखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन मुश्किल है। ये कहते हुए वो अपना बहुत ही शांति के साथ ब्रेकफास्ट करने लगा, या यूँ कहो जान से अपनी आइज़ को अवॉइड करने लगा। जान ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, कहा आप अपना काम कर लीजिएगा, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। ये कहते हुए वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। बाकी वो चीख कर कहना चाहता था, आज भी चलिए ना मेरे साथ, आप वहाँ होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जान समझ सकता था ईबो को उसका काम है और वैसे भी कल तो ईबो ने लीव ली ही थी ना जान के लिए, अब जान ज़्यादा ग्रीडी नहीं बन सकता, इसीलिए वो बस अपने मन को मार कर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। अब लगभग 9:30 बजे रूम में ईबो तैयार हो रहा था। उसने अपना ब्लेजर पहना, अपने वॉच को अपने हाथ में बांधा, अपने बालों को सेट किया और वहीं दूसरी तरफ जान भी तैयार हो रहा था। उसने व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट ट्राउजर के साथ रेड कलर का जंपर डाला हुआ था, साथ ही उसके पैर में स्पोर्ट्स शूज़ थे। बालों को ब्रेड बनाकर उसने बहुत अच्छे से टाई कर रखा था। उसके फीचर्स हमेशा से बहुत ब्यूटीफुल थे और आज भी वो एलिगेंट और क्यूट लग रहा था। ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम तैयार हो? लेकिन जैसे ही उसने ये कहा वो एकदम से अपनी जगह पे रुक गया, क्योंकि जान सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था आगे और जान अपनी उस यंग एज में कदम रख रहा था, एडल्टहुड में कदम रख रहा था, उसके फीचर्स, उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही थी और हर दिन जैसे जैसे ईबो जान को देखता था अपने सामने बड़े होते हुए, उसे हर दिन जान अलग लगता था। हर दिन वो पिछले दिन से ज़्यादा खूबसूरत लगता था। ईबो की आंखों में वो रात का जैसे फ्लैश आया हो जब जान ने उसको बाथरूम से आते हुए निकलते हुए बाहर देखा था। जान के वो बिखरे हुए बाल, उसके वो लिप्स जिन पर वो पानी ठहरा हुआ था। ईबो कुछ देर तक जान को ऐसे ही देखते रहता है। जान ने कहा, क्या हुआ गा, आप फिर से खो गए? आजकल कल रात से लेकर अब तक आप कुछ ज़्यादा ही खो रहे हैं। ठीक है, तो जान अपने पीछे हाथों को बांधता हुआ ईबो के करीब आ गया था और वो ईबो को ऐसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था, यहीं को टीज कर देख रहा था। उसकी आंखों में वो मिशीवियसनेस थी जिसने ईबो का एकदम से ध्यान इधर उधर कर दिया। उसने कहा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ओके मैं तैयार हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ क्या तुम तैयार हो गए? ये कहते हुए वो जान की कॉलर को ठीक करने लगा। जान ने कहा, हाँ ऑलमोस्ट मैं तैयार हो चुका हूँ। ये कहते हुए
उसने अपने आप को दिखाया। इबो ने कहा ठीक है तो चलते हैं। ये कहते हुए उसने जहान के साथ अपने हाथों को इंटरवाइन किया, लेकिन जैसे ही इंटरवाइन किया उसे अपने हाथों में कुछ महसूस होता है। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा ये क्या है। जहान के हाथों में एक बार फिर से उसकी वही वेडिंग चेन थी जो जिसके पीछे कल इतना सारा बवाल हुआ था। जहान ने कहा आपने ही तो कहा था गले से उतार दो लेकिन अपने पास रखना, इसलिए मैं इसे अपनी मुट्ठी में रखकर घूम रहा हूँ। इबो ने कहा सीरियसली अगर तुम इसे मिट्टी में रख के घूमोगे तो ये गुम सकती है जहान, इसे अपनी पॉकेट में रख लो या फिर कहीं और रख लो। अगर ये गुम गई तो तुम फिर से रोना शुरू कर दोगे, क्या तुम ये चाहते हो। ये कहते हुए वो बहुत इंटेंसली जहान की आंखों में देखने लगा। जहान ने पाउट बनाते हुए कहा तो आप कुछ क्यों नहीं करते, कुछ ऐसा दीजिए मुझे जो मैं पहन भी सकूं और जिससे किसी और को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ये कहते हुए जहान अपनी आईब्रोज को ऊंचा करने लगा। इबो ने कहा इस बात का क्या मतलब है। जहान एकदम से जैसे फुर्ती में इबो के पास आ गया हो। रिफ्लेक्स में वो उसकी चेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे बहुत इंटेंस निगाहों से देखने लग गया था और इबो भी जहान की वेस्ट में हाथ डालकर उसे समझने की कोशिश कर रहा था जहान की बातों का मतलब क्या है। जहान ने कहा क्या आप मुझे कुछ ऐसा नहीं दे सकते। इबो ने कहा क्या चाहते हो। जहान ने कहा ये कहते हुए वैसे अपने शब्दों के साथ खेलने लगा। इबो ने जहान के चिन के नीचे अपना हाथ रखा और उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहा बोलो भी, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास वो शब्द है। जहान ने कहा आप सच में मुझे पहचानते हो। इबो ने कहा बोलो भी, हम लेट हो रहे हैं। जहान ने कहा तो कैसा रहेगा आप मुझे अगर एक लव बाइट दे तो। इबो एकदम से ऐसे महसूस कर रहा था जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसने खांसते हुए कहा क्या क्या दूँ तुम्हें। जहान ने कहा ओ कम ऑन गा, एक लव बाइट। आप लव बाइट तो दे ही सकते हैं ना। अगर मैं आपकी रिंग को नहीं पहन सकता तो लव बाइट को पहन सकता हूँ और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो शूट में भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो प्लीज़। ये कहते हुए जहान अपनी स्पार्कलिंग आइज से बहुत इनोसेंट बनकर ऐसी अनइनोसेंट बातें कर रहा था कि इबो को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ जहान तुम सच में इस वक्त अपने प्यूबर्टी के टाइम पर चल रहे हो और बहुत ज़्यादा तुम्हारे हार्मोन्स इधर से उधर हो रहे हैं। इसीलिए उसने अपना संभालते हुए कहा जहान ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये गलत है, चलो चलो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन जहान इबो को ऐसे कैसे जान दे सकता था। इसीलिए उसने हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा आप डर क्यों रहे हैं, एक लव बाइट ही तो मांग रहा हूँ और आप मुझे दे सकते हैं, आप मेरे हस्बैंड हैं, क्या आप भूल गए हैं ये बात। और वैसे भी आपने मुझसे अपना लव कन्फेस किया था ना, मेरे पास वीडियो है और अब आप इस बात से मुकर नहीं सकते। कम ऑन एक लव बाइट दीजिए। ये कहते हुए जहान ने अपनी नेक को इबो के आगे कर दिया था। इबो ने कहा शेमलेस, कि तुम नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम दोनों। ये कहते हुए वो फिर से आगे जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहान इस बार आगे जाने की जगह वो बेड पर जाकर बैठ गया था, वो भी आलती पालती मारकर और मुंह फुलाकर। इबो ने कहा जहान ने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जब तक आप मुझे लव बाइट नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये कहते हुए अपने सर को हिलाने लगा और उसके वो बाल और उसकी जो फैंग्स आगे लटक रही थी वो भी झूलने लगी उसके चेहरे पर। इबो ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा हाँ ये क्या मुसीबत है। फिर उसने आवाज़ लगाई जहान चलो चलो, मजाक का वक्त नहीं है, नहीं बचपना करने का वक्त है, तुम फिर से लेट हो जाओगे और इस बार फिर से फ्रेंडशिप पर गुस्सा करेगी, चलो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहान अपनी जगह से नहीं हिल रहा था और ये वो समझ गया था जहान जितना ज़्यादा ओबीडियंट है उतना ज़्यादा स्टबर्न भी है। अगर वो किसी बात पर अटक जाता है तो वो अटक ही जाता है और इबो नहीं चाहता कि वो यहाँ अटक कर इस तरीके से रह जाए। इबो ने कहा तो तुम नहीं आओगे। जहान ने कहा नहीं, और अगर आपने मुझे लव बाइट नहीं दिया तो मैं ना सिर्फ वहाँ जाऊँगा और मैं अपना लंच भी नहीं करूँगा। क्या आप यही चाहते हैं। और सिर्फ लंच ही क्यों, मैं आपको कॉल भी नहीं करूँगा, मैसेज भी नहीं करूँगा, ना ही गुड मॉर्निंग का, ना ही गुड आफ्टरनून का, ना ही गुड इवनिंग का। और फिर जब आप मुझे लेने आएंगे तब मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा और भी ये और वो। ये कहते कहते जहान ने पूरी लिस्ट गिना दी थी और इबो इससे पहले ही कुछ और सुनता वो जहान के पास आ गया, उसको एकदम झटके से उठाया और बहुत टाइटली उसे होल्ड करते हुए कहा क्या कहा तुमने। ये कहते हुए वो बहुत इंटेंसली जहान की आंखों में देख रहा था और जहान भी एकदम से घबरा गया था, लेकिन उसके फेस पर वो मिस्चीवियसनेस और वो बहुत सिडक्टिव से एक्सप्रेशन जा नहीं रहे थे। उसने इबो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा मैंने कहा मुझे एक लव बाइट दीजिए। जहान की आवाज़ बहुत हस्की थी और उसकी आइज़ भी कुछ ऐसी ही थी। इबो ने कहा तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हो, बहुत डिमांड कर रहे हो और ग्रीडी हो रहे हो। जहान ने कहा मैंने अपने हस्बैंड का इंतज़ार लगभग 2 साल तक किया है और अब ग्रीडी होना तो बनता है ना, तो जस्ट एक लव बाइट का, ताकि मैं उसे पहन सकूं। वो हमारी बिल्कुल वेडिंग रिंग की तरह होगी। मैं नहीं चाहता कि मुझसे आपका एहसास दूर हो। पहले आपकी वेडिंग रिंग थी जो हर एहसास को भरती थी और अब आपके लव बाइट्स, तो कम ऑन एक लव बाइट तो बनता है ना। जहान ने फिर से अपनी नेक को आगे कर दिया। इबो ने कहा यू शेमलेस। ये कहते हुए उसने उसकी नेक में हाथ डाला और जहान को लगभग पूरी तरीके से घुमा दिया और जहान को बैक हक कर लिया। जहान ने कहा गा। इबो ने कहा श्श। ये कहते हुए उसने बहुत सॉफ्टली जहान की नेक पर किस किया और उस किस का एहसास होते के साथ ही जहान की पूरी बॉडी लगभग शिवर कर गई थी। जहान ने कहा गा, पर इबो उसकी नेक पर बहुत सॉफ्टली और फेदरली किस करने लगा। उसने कहा क्या कहा तुमने, तुम अपना लंच नहीं करोगे। ये कहते हुए उसने फिर से किस किया। जहान ने कहा मुझे टिकल हो रहा है प्लीज़। इबो ने कहा क्या कहा, तुम मुझे मैसेज नहीं करोगे। ये कहते हुए उसने फिर से किस किया। जहान ने कहा गा, क्या कर रहे हैं आप, मुझे गुदगुदी हो रही है।
पर इबो ने फिर किस किया, फिर कहा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। जहान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, आपसे बात करे बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ, बस कीजिए, मुझे सच में गुदगुदी हो रही है। ठीक है, तो जहान इबो की बाहों में लगभग फड़फड़ा रहा था, लेकिन इबो ने तुरंत अपने उस बहुत तेजी के साथ दांतों को जहान की नेक के बिल्कुल बीचों बीच गड़ा दिया, बिल्कुल उसकी उस डेलिकेट नेक के पीछे। और जैसे ही इबो ने अपने दांतों को वहाँ गड़ाया, जहान एकदम से चीख गया। उसने कहा गा। वो सच में जहान का शायद सॉफ्ट पॉइंट था, और इतना सॉफ्ट पॉइंट कि लगभग जहान की पूरी बॉडी शिवर कर गई थी, सेंसेशन दौड़ गई थी, और इतनी तेज कि जहान ने अपनी उंगलियों से निशान इबो के हाथों पर बना दिए थे, क्योंकि इबो जिस तरह के जहान को कोल्ड कर खड़ा था। जहान ने कहा मैंने आपसे अपनी नेक के साइड में कहा था, आप वो जगह सेंसिटिव है। इबो ने कहा ये जगह परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाएगा, तुम्हारे बालों से ये जगह हमेशा कवर रहेगी। ये कहते हुए एक बार फिर से इबो ने जहान के उन बालों को अपनी उस जगह पर कर दिया था जहाँ उसने अभी भी किस किया है। फिर से एक बार जहान को घुमाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा आर यू सेटिस्फाइड नाउ। जहान ने इबो के साथ अपने फॉरहेड को कनेक्ट करते हुए कहा मोर देन सेटिस्फाइड। अब लगभग 4 घंटे के बाद मॉर्निंग शाइन स्टूडियो, जहाँ पर शूट चल रहा था, यूजिन और डायरेक्टर जहान को पोज समझा रहे थे, वहीं कार्लोन का टचअप चल रहा था। कार्लोन बार बार जहान की तरफ देख रही थी और जहान अपने उस पूरे शूट में जैसे खोया हुआ था। कार्लोन के मेकअप आर्टिस्ट ने कहा क्या हुआ मैम, आप उस न्यू बॉय में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हैं। कार्लोन ने लगभग सर झटकते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मुझे किसी की याद दिला रहा है। उस मेकअप आर्टिस्ट ने कहा शेयर करना चाहेंगे। एक्चुअली वो मेकअप आर्टिस्ट और कार्लोन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे। कार्लोन ने कहा तुम बहुत गॉसिप करना चाहती हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, वो बस छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। ये कहते हुए फिर से शूट शुरू हो गया। जहान कार्लोन के बहुत करीब था, बिल्कुल फ्लैश लाइट उनके चेहरे पर आ रही थी, मेकअप बहुत खूबसूरत किया गया था और ब्लो ड्रायर से बालों को उड़ाया जा रहा था। जहान ने अपना हाथ कार्लोन की वेस्ट में डाल रखा था, लेकिन दूरी दोनों के बीच में बहुत केमिस्ट्री नजर आ रही थी, फायर नजर आ रही थी, और उनका पेयर बहुत अच्छा लग रहा था। डायरेक्टर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उसने जैसे जहान को समझाया था जहान बिल्कुल वैसा ही शॉट दे रहा था, और वहीं दूसरी तरफ कार्लोन तो परफेक्ट थी ही। फाइनली लगभग 1 घंटे के बाद शूट कंप्लीट होता है। अब लंच ब्रेक हो चुका था। जहान ने कहा हाँ मैं तो आज थक ही गया। कार्लोन उसके बगल में बैठ गई थी, उनके लिए कॉफ़ी लेकर आई जाती है और वो लोग अपने रिफ्रेशमेंट ले रहे थे। जहान अपना मैसेज टाइप कर रहा था और वो बीच बीच में हंस भी रहा था, वो उससे चैट कर रहा था। कार्लोन ने एकदम जहान की तरफ देखते हुए कहा किससे बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड। जैसे ही कार्लोन की आवाज़ जहान ने सुनी वो एकदम से रुक गया। उसने कार्लोन की तरफ देखते हुए कहा आपने मुझसे कुछ कहा। पिछले पूरे दिन में कार्लोन ने जहान से एक बार भी बात नहीं की थी, ये पहली बार था, इसलिए जहान रुक गया। कार्लोन ने कहा बताओ क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये कहते हुए वो जहान की तरफ देखने लगी और जहान का पूरा फेस ब्लश कर गया। उसने कहा गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ मेरा लव है। कार्लोन ने कहा लव और गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा क्या है। जहान ने अपनी उस ब्यूटीफुल मुस्कुराहट को देते हुए कहा क्या आप सोलमेट पे बिलीव करती है। कार्लोन की मुस्कुराहट एकदम से श्रिंक हो गई, वो बस घूर कर जहान की तरफ देखने लगी और वहीं जहान ने अपनी उसी इंटिमिडेटिंग वॉइस और उस मुस्कुराहट को देते हुए कहा वो मेरा सोलमेट है एंड आई लव हिम विद माई सोल। तो बस वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, वो मेरे लव है और लव से भी ऊपर है, वो मेरा सोलमेट है। ये कहते हुए जहान इबो के ख्यालों में खो गया था। जैसे ही सोलमेट का जिक्र हुआ जहान के दिमाग में सुबह की इमेज आ गई और जहान अपने उसी निशान के ऊपर अपना हाथ फिराने लगा। इबो का एहसास जैसे अभी भी वहाँ हो। जहान ने बस मुस्कुराते हुए कार्लोन की तरफ देखा और कार्लोन जहान की उस मुस्कुराहट में से खो गई थी। शूट फिर से शुरू होता है, पर इस शूट के बीच में शायद किसी को भी एहसास नहीं था वहाँ एक जना आ गया था। वो जना जिसने वापस फिर से वही ब्लैक कलर का अटायर पहना हुआ था, ब्लैक फेस मास्क, कैप, हुडी, साथ ही ब्लैक जॉगर और ब्लैक शूज। फिर से एक साई की तरह इबो वहाँ खड़ा हुआ था और जहान को देख रहा था बिना जहान के पता लगाए हुए। उसने बताया नहीं था, बल्कि उसने तो ये कहा था सर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो यहाँ पर आ नहीं पाएगा, लेकिन वो अभी यहाँ खड़ा हुआ था और न जाने कितनी देर से जहान के शूट को देख रहा था। वो सब कुछ देख रहा था, जिस तरीके से कार्लोन से जहान बातें कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। कार्लोन भी इंटरेस्ट लेकर जहान से बातें कर रही थी और बाकी सब लोग जो अपनी बातें कर रहे थे उनके कपल को लेकर। लगभग 2 से 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। इबो हमेशा जहान को बिना बताए उसके सेट पर आता था, उसे देखता था, ऑब्जर्व करता था। वो बात अलग है, वो जेलसी से इस वक्त चला भुना जा रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर जहान की प्रोग्रेस को देख रहा था। जहान के हमसे लोग कितना खुश हैं ये ऑब्जर्व कर रहा था। जहान को किस तरीके से लोग प्रेस कर रहे हैं ये भी उसने देखा था, इसीलिए वो बस अपने आप को कंट्रोल करके खड़ा था, वरना वो जहान को कब यहाँ से ले जाता। लेकिन कुछ भी हो, वर्क एथिक्स होते हैं ना, इसीलिए जहान को फ्रीडम देनी चाहिए। और हर रात जैसे ही जहान का शूट खत्म होता एक बार फिर से इबो अपनी फुल ड्रेस में टिप टॉप होकर जहान के सामने आ जाता था, बिल्कुल बिजनेस अटायर में, जैसे कि वो अभी ऑफिस से आ रहा हो। लेकिन उसके उलट इस वक्त सेक्रेटरी जो
बहुत परेशान थे क्योंकि ईबो तो चला गया था और सारी बागडोर इस वक्त उनके सर पर आ गई थी। इसीलिए वो भी बस ईबो से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। वो बस जानना चाहते थे कि अचानक से उनके बॉस को हुआ क्या है, वो आजकल ऑफिस में नजर ही नहीं आते और आखिर वो जाते कहाँ हैं। लेकिन ईबो हमेशा ये कहता था कि वो काम से जा रहा है और उसका पीछा वो ना करे और ना ही उन्हें कॉल करें जब तक ईबो खुद कॉल नहीं करता। इसीलिए सेक्रेटरी जो भी सिर्फ सर पकड़कर अपना काम करने में ही बिजी थे। आजकल उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे ही लगभग 3 दिन के बाद ईबो फिर से जाने के लिए तैयार था। तभी सेक्रेटरी जो ने कहा, सर आप आज फिर भी जा रहे हैं? ईबो ने कहा, क्यों? सेक्रेटरी जो ने कहा, सर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या आप उस मीटिंग के लिए नहीं रुकेंगे? ईबो ने घूर कर जो की तरफ देखते हुए कहा, मीटिंग? सेक्रेटरी जो ने तुरंत अपने आप को स्ट्रिक्ट करते हुए कहा, सर हमारी फ्रांस की पार्टी आ रही है और ये मीटिंग बहुत पहले ही सजेस्ट हो चुकी थी और आपने ही कहा था कि इन्हें आज होना है, तो आप? ईबो ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सेक्रेटरी जो ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं तो पिछले 2 दिन से आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप रुके तो सही ऑफिस में। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गोल्डन फ्रेम को ठीक करते हुए कहा, सर मैंने आपको मेल किया था। ईबो ने कहा, सॉरी मैं देख नहीं पाया। ओके, कब शुरू हो रही है मीटिंग? सेक्रेटरी जो ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, सर 1 घंटे के बाद क्लाइंट आ जाएंगे और लगभग 1.5 घंटे बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कहते हुए वो चुप हो गए। ईबो ने कहा, ओके ठीक है, ओके ठीक है। मैं ये कहते हुए वो कुछ सोचने लगा। आज वो नहीं जा पाएगा सान के पास। मीटिंग अगर 1-1.5 घंटे में शुरू होगी तो वो सारी प्रिपरेशन करनी होगी और उसके लिए लगभग 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे। पर जैसे कि सेक्रेटरी जो ने कहा, वो सच में नहीं जा सकता, इसीलिए वो बस अपनी मुट्ठियों को बांध कर वहीं खड़ा रह गया। उसने नोट किया और सेक्रेटरी जो जा चुके थे। इसका मतलब मीटिंग अब ईबो को अटेंड करनी ही होगी। ईबो अपने चेयर पर बैठा हुआ था, वापस अपने बिजनेस अटायर में। वो अपने टैब में काम कर रहा था और लैपटॉप पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। घूम फिर कर वो मॉर्निंग राइज के सेट पर पहुंच जाता था। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सान को ईबो देख रहा है, ईबो के मन में भी वो सारी ख्यालात जैसे बढ़ रहे हैं। सान का करीब आना ईबो के अंदर भी कुछ कर रहा है। कंट्रोल उसको भी नहीं हो रहा, लेकिन नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। इमोशन और फिजिकल अट्रैक्शन 2 अलग चीज़ें हैं जिससे ईबो भी डील कर रहा है। और ऊपर से सान का बिहेवियर, वो भी ईबो को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा। आजकल सान कुछ ज़्यादा ही ईबो के साथ क्लिंगी हो गया है। और ऊपर से रात के टाइम जब भी सान ईबो के साथ सोता है, ईबो कुछ महसूस करता है, कुछ महसूस जो सान आजकल करने लग गया है रात के टाइम पर। ईबो नहीं जानता सान ही जानबूझकर कर रहा है या बस हो रहा है, लेकिन आजकल सान रात के समय कुछ ज़्यादा ही ईबो से करीब आना चाहता है, जैसे उसे प्रेस कर रहा हो अपनी बॉडी के साथ और फिर वो अपने फेस को ईबो के नेक में रख देता है। पूरी तरह से ईबो को जैसे ग्रैब कर लेता हो। उनकी फुल बॉडी एक दूसरे के साथ लगभग प्रेस होती है, तो सान की बॉडी में हल्का सा भी मूवमेंट ईबो फील कर सकता है। और ऊपर से पूरी रात सान लगभग ग्लू की तरह ईबो के साथ चिपक कर सोता है और ईबो सिर्फ अपनी पूरी स्टिफ बॉडी को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ भी हो आखिर ईबो भी तो एक यंग ब्लड ही है ना। और ऊपर से एक ऐसा इंसान जिसके लिए ईबो के मन में भी अब फीलिंग्स आ गई हैं, लव है, अट्रैक्शन है, तो वो भी खुद को कहाँ तक कंट्रोल करेगा। और ऊपर से जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है उस कमरे में, ईबो को भी वो सारे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। उस रात के वो आवाज़, सान का वो टच, ईबो की पूरी बॉडी फिर से हॉट हो गई थी। इसीलिए उसने अपनी मुट्ठी को बांधा, अपनी आंखों को बंद किया और एक लंबी सांस लेने लगा। लेकिन अभी भी उसके थॉट्स जैसे वही भरे हुए थे, जो खाली होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और इमेजेस और ज़्यादा इरोटिक और डार्क और डिज़ायर से भरी होती चली जा रही थी। ये लस्ट थी जो एक एक करके सान और ईबो के मन में जैसे पनप रही थी एक दूसरे के लिए, क्योंकि अब वो लोग अपने प्यार को कन्फेस कर चुके हैं। रिलेशनशिप में लोग अच्छा चल रहा है, टच भी हो रहे हैं, मेकआउट्स भी होते हैं, किस भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ और है जो बॉडी की नीड है, कुछ ऐसा है जो दोनों के मन में चल रहा है। बस बात अलग है कि दोनों ने खुद को रोक रखा है। ईबो ने अपने आप को और सान ने भी अपने आप को। और इसी सारे स्ट्रेस के बीच में ईबो ने फिर से स्मोक करना शुरू किया। ईबो की आदत बन गई है पिछले कुछ 1 हफ्ते से, बहुत स्मोक करने लग गया है। जब भी उसे हल्की सी भी टेंशन होती है वो स्मोक करता है और पूरी कोशिश करता है कि ये बात सान तक ना पहुंचे। उस दिन तो गलती से सब कुछ पहुंच गया था, क्योंकि सान एकदम से गायब हो गया था, इसलिए ईबो बहुत हेजिटेटली वहाँ पर पहुंच गया था। लेकिन अब ईबो जब भी सान से मिलता है, वो या तो माउथ फ्रेशनर खा लेता है या फिर बहुत अच्छे से ब्रश करता है जब भी सान से मिलता है। और जब सान के साथ नहीं होता है, अकेला होता है और उसे स्ट्रेस होता है, तो वो स्मोक करता है। ये आदत ईबो को तब लगी थी जब वो कॉलेज में था। हाँ, वो बात अलग है कि इस बारे में किसी को पता नहीं था, नहीं लैनवेन हुआ को, नहीं सी हुआ को और नहीं सान को। हमेशा ईबो अवॉइड करता था किसी को भी इस बात में पता लगने के लिए। सिर्फ यांग था जो जानता था ईबो स्मोक करता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जब वो स्ट्रेस आउट होता है। और यांग ने कितनी बार ईबो को मना भी किया है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन ईबो नहीं सुनता। खैर, अब लैंड कॉर्पोरेशन को छोड़कर मॉर्निंग राइज सनसेट पर चलते हैं। आज फाइनली शूट का एक ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था, जो था सी मिस्ट, और पूरी सेट इस वक्त खुश था। डायरेक्टर ने सान को प्रेस करते हुए कहा, कम ऑन यंग बॉय, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम जैसा यंगस्टर इतना बेहतर काम करेगा, वो भी सेट पर पहले दिन तो सारा तमाशा करने के बाद। जान ने लगभग अपने आप को ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहा,
डायरेक्टर आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या फिर मेरी बुराई? खैर, थैंक यू सो वेरी मच। ये कहते हुए जान ने बहुत ही प्रोफेशनली वो किया। उसकी ऐसी मुस्कुराहट में वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे सब से पिघल गए थे। जान का नेचर बहुत ज़्यादा चुलबुली था। वो जिसके साथ भी बैठता था उसी के साथ मुस्कुराहट दे और हंसी मजाक से बात करना चाहता था, करता रहता था। पूरा सेट जान की प्रेजेंस से बहुत अच्छा महसूस करता था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जान इतना ज़्यादा हम्बल होगा, इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ होगा, क्योंकि जान जैसे मॉडल जो यंगस्टर्स होते हैं इतने अच्छे गुड लुक्स रखते हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा होता है, वो मुश्किल से ही इतने डाउन टू अर्थ होते होंगे। लेकिन जान इसके बिल्कुल उलट था। वो सबसे बहुत मुस्कुराकर ही बातें करता था, फिर वो चाहे उसका मेकअप आर्टिस्ट हो, उसका ड्रेस डिज़ाइनर हो या फिर उसका हेयर स्टाइलिस्ट हो, कोई भी हो, जान हमेशा सबसे बहुत हम्बली बात करता था। इसीलिए पूरा सेट उसका दोस्त बन चुका था। और ऊपर से जान के घर से आया हुआ वो खाना जो कि लंच और इवनिंग रिफ्रेशमेंट की तरफ से आता था, खाना बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस होटल से आता था या फिर जान के घर से, यानी कि शूमा के द्वारा बनाया हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है खाना हमेशा से A1 होता था, इसीलिए सारे सेट के लोग भी जान के खाने के दीवाने हो गए थे। खैर, जान ने डायरेक्टर से बात खत्म की। वहीं दूसरी तरफ कार्लान अब अपना तैयार होकर बाहर आ गई थी। उसने अब नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, मेकअप सारा उतर चुका था, वो बिल्कुल एक नॉर्मल गर्ल की तरह लग रही थी। वो बात अलग है, अभी भी वो ट्रेमेंडस लग रही थी। जान भी अपना सारा मेकअप और अपनी ड्रेस चेंज कर अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गया था, कैजुअल ड्रेस में। दोनों बाहर आकर खड़े हो चुके थे। जान तैयार हो रहा था घर लौटने के लिए। आज वो जल्दी फ्री हो गया था, शाम के लगभग 6 बज रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ कार्लान भी तैयार थी जाने के लिए। एकदम से दोनों साथ साथ चलने लगे, बातें करने लगे। अभी कार्लान ने कहा कॉफ़ी, जान ने कहा क्या, ठीक है। तो वो रुक गया कॉरिडोर में। कार्लान ने जान की तरफ देखते हुए कहा मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगे? जान समझ नहीं पाया। कुछ देर तक वो ऐसे ही शांत रहता है। उसने कहा आप सच में मेरे साथ कॉफ़ी पर जाना चाहती हैं? कार्लान ने कहा कम ऑन, इतना सोचने वाली क्या बात है, कॉफ़ी पर ही तो चलना है। वैसे भी अब हमारी 1 दिन की छुट्टी है और आज हम सेट से जल्दी फ्री हो चुके हैं, तो चलो कॉफ़ी पर चलते हैं। ये कहते हुए कार्लान ने एक बहुत ब्यूटीफुल सी मुस्कुराहट दी। उसकी आंखों में वो वार्मनेस थी।